साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी आरओ-एआरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रैक्टिस सेट या टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है टारगेट डिप्टी कलेक्टर विद विवेक नामक जो ऑनलाइन कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा आरओ-एआरओ के लिए जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इसके 140 प्रश्नों में से इस वीडियो में हम लोग 70 प्रश्नों को देखेंगे और शेष बचे हुए 70 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर तीन कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा या से सही है। तो देखिए, इसकी स्थापना 1876 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में की थी। ये कथन आपका गलत है, क्योंकि 1875 में की गई थी। दूसरा, पंडिता रमाबाई ने 1881 में आर्य महिला समाज की स्थापना की थी। ये कथन सही है। ठीक है, ये कथन आपका सही है। तीसरा, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक को स्वामी दयानंद सरस्वती ने संस्कृत भाषा में लिखी थी। नहीं, हिंदी भाषा में लिखी थी 1874 में। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आर्य समाज की स्थापना 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती ने मुंबई में की थी। 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थानांतरित किया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अद्वैतवाद के मायावाद का खंडन किया था तथा दयानंद सरस्वती ने 1874 में हिंदी भाषा में सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। दयानंद सरस्वती ने शुद्धि आंदोलन चलाया था। सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने ही अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1897 में की गई थी। कब की गई थी? 1897 में की गई थी। ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कलकत्ता के बारानगर में 1897 में की थी। कालांतर में इसका मुख्यालय बेल्लूर में स्थानांतरित किया गया। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। इन्हें दक्षिणेश्वर का संत कहा जाता था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। रामकृष्ण मिशन ने वेदांत दर्शन को जो है अपना आधार बनाया था। आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित है। चार चीजें दी गई हैं। देखिए, सेवा सदन जो है ये 1800 कौन सा सुमेलित नहीं है। 1885 का सही है। सेवा सदन 1885, सेवा समिति 1914, अखिल भारतीय हिंदू महासभा 1915, सोशल सर्विस लीग ये 1911 का है, ना कि 1909 का। सोशल सर्विस लीग 1911 का है। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल किसे नियुक्त किया गया था। तो थियोडर बैग को नियुक्त किया गया था। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी में की गई थी तथा लॉर्ड लिटन ने इस कॉलेज का शिलान्यास किया था। थियोडर बैग को इस कॉलेज का प्रथम प्रिंसिपल नियुक्त किया गया था। वर्ष 1920 में इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। अगला है, निम्नलिखित में से किसके अथक प्रयास से वर्ष 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था। तो बहराम जी मालाबारी के अथक प्रयासों से। बाल विवाह, इन्होंने जो है एक पारसी सुधारक थे, इनके बाल विवाह के विरुद्ध आंदोलन को देख करके वर्ष 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया था। इसके पश्चात 12 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों की शादी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग सही है। आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर का नहीं, बल्कि आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, इसलिए बी वाला सही नहीं है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन, राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है दो कथनों में से। तो देखिए, पहला, राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पत्रिका के माध्यम से सती प्रथा का प्रबल विरोध किया था। यह कथन सही है। राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में मिरातुल अखबार की रचना फारसी में की थी। दो के दोनों कथन सही, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बात करते हैं। डेविड हेयर ने राजा राम मोहन राय की सहायता से हिंदू कॉलेज की स्थापना कहां पर की थी। तो कलकत्ता में की थी। कलकत्ता में 1817 में। ठीक है। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसकी स्थापना 1875 में मैडम ब्लावस्की और कर्नल अलकाट ने की थी। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई थी, किंतु 1879 में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। फिर 1882 में इसका एक मुख्यालय मद्रास के समीप अंडयार में स्थानांतरित किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की जाती है। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज की, तो जो वेद समाज है,
बेद समाज की स्थापना 1869 में 1869 ईस्वी में मद्रास के श्री थरालू नायडू ने की थी। इसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है। अगला है 1929 के शारदा अधिनियम द्वारा लड़कों एवं लड़कियों के विवाह की उम्र क्रमशः कितनी निर्धारित की गई? तो लड़कों की उम्र 18 वर्ष और लड़कियों की 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। शारदा अधिनियम वर्ष 1929 में हरविलास शारदा के प्रबल प्रयासन रूप पारित किया गया था। इस समय भारत का वायसराय लॉर्ड इरविन था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कों की विवाह की आयु 18 वर्ष और लड़कियों की विवाह की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, धर्मसभा कहाँ पे स्थापित हुआ था? कलकत्ता में। देव समाज आगरा में नहीं बल्कि देव समाज की स्थापना लाहौर में हुई थी। ठीक है। प्रार्थना समाज बंबई में, वेद समाज मद्रास में, सेवा समिति जो है इलाहाबाद और राधा स्वामी आंदोलन आगरा। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज कलकत्ता, आत्मी सभा कलकत्ता। देवबंद आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1866 में 1866 में हुई थी। देवबंद आंदोलन एक पुनर्जागरण आंदोलन था जिसका उद्देश्य कुरान तथा हदीस की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना और विदेशी शासकों के विरुद्ध जिहाद की भावना को जीवित रखना था। इस आंदोलन की शुरुआत मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही के नेतृत्व में 1866 ईस्वी में सहारनपुर के देवबंद नामक स्थान से हुई थी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? इन चार घटनाओं में से देखिए, सती प्रथा निषेध कानून का पारित होना 1829 बेंटिक के समय में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। ठीक है। दूसरा, नेटिव मैरिज एक्ट, ये 1872 का नॉर्थ ब्रुक के समय का है। सम्मति आयु अधिनियम 1891 का है, 1891 का लैंसडाउन के समय का है। दास प्रथा निषेध, ये 1843 का है, एलन बरो के समय का है। तो सबसे आखिरी में इसमें कौन सा होता है? सबसे आखिरी में कौन सी घटना होती है? सम्मत आयु अधिनियम 1891। तो सी ऑप्शन हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में की थी। 1905 में लंदन में की थी। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया है? 23 में तो 126वें स्थान पर रखा गया है। 126वें स्थान पर रखा गया है, जो कि बहुत ही निराशाजनक है क्योंकि भारत के पड़ोसी देशों पाकिस्तान की रैंक हमसे बेहतर है, 108वें पे है, नेपाल 78 पे, बांग्लादेश 102 पे है और चीन 64 पे है। आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया है? तो बेंगलुरु को किया है। भारतीय शहर बेंगलुरु को उरुग्वे में पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के तहत 1,50,000 अमेरिकी डॉलर प्रदान किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किनकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी? तो देखिए, इनके द्वारा आत्मी सभा की स्थापना की गई थी। इनके द्वारा ब्रह्म समाज की भी स्थापना की गई थी। तो आत्मी सभा और ब्रह्म समाज, ठीक है, आर्य समाज दयानंद सरस्वती ने की थी। और प्रार्थना समाज की स्थापना आप देखेंगे तो 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी के द्वारा की गई थी। देखिए, थोड़ा सा और व्याख्या देखते हैं। एकेश्वरवादी मत के प्रचार हेतु वर्ष 1815 में राजा राम मोहन राय ने आत्मी सभा की स्थापना की। वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में ब्रह्म सभा की स्थापना की, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया। देखिए, महाराष्ट्र में वर्ष 1867 में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी और वर्ष 1875 में दयानंद सरस्वती ने बंबई में आर्य समाज की स्थापना की और वर्ष 1877 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में स्थापित किया गया। आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन था? तो ये थे हेनरी विवियन डेरोजियो। 19वीं सदी के तृतीय दशक के अंतिम वर्षों में बंगाल के बुद्धिजीवियों के मध्य एक रेडिकल ग्रुप संगत हुआ जिसके विचार अधिक क्रांतिकारी थे। इस आंदोलन को यंग बंगाल आंदोलन के नाम से जाना जाता है। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरोजियो थे। आगे बढ़ते हैं। नरबलि प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो ये कानून लॉर्ड हार्डिंग के समय में बना था। देखिए, शिशु हत्या को रोकने के संबंध में कानून 1795 में और 1802 में बनाए गए थे, मगर उन्हें सख्ती से बेंटिंग और हार्डिंग ने ही लागू किया था। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबलि प्रथा को खत्म करने के लिए भी कानून बनाया। यह प्रथा खोंड नाम की आदिम जात में प्रचलित थी, जो कि उड़ीसा में पाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी स्थापना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अखिल भारतीय अनुसूचित जाति महासंघ की स्थापना
की गई थी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश सरकार ने 1891 ईस्वी में एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया, जिसमें विवाह की न्यूनतम आयु का निर्धारण किया गया। इस कानून का किस राष्ट्रवादी ने विरोध किया था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने इसका विरोध किया था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने इस कानून का विरोध किया था। उनका मानना था कि भारतीयों के लिए सुधार भारतीयों द्वारा होना चाहिए, ना कि विदेशियों द्वारा या विदेशी शासन के द्वारा। निम्नलिखित में से किस तिथि को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? तो महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस आपका 25 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिए 25 नवंबर को। निम्नलिखित ज्वालामुखियों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, माउंट ताल फिलीपींस में है, माउंट पेरिकुटिन मैक्सिको में, माउंट पिनाटुबो चिली में नहीं बल्कि ये फिलीपींस में है। ठीक है, तो सी वाला सही नहीं है। माउंट पोपा म्यांमार में है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहां पे 4 कथन दिए गए हैं। देखिए, भूकंपीय लहरों के रूप में प्राथमिक तरंग जो है सर्वाधिक तेज चलने वाली तरंग होती है? नहीं। देखिए, दूसरा, जहां पर भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। यह कथन आपका बी वाला सही है। थोड़ा सा देखिए, यहां पर देखते हैं। देखिए, जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे भूकंप मूल तथा जहां पर भूकंप प्रभाव का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। ठीक है, जहां पर जिस जगह से भूकंप का कंपन प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। जहां पर भूकंप प्रभाव का सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है उसे भूकंप केंद्र कहा जाता है। तो ये कथन आपका गलत है। यहां पर बताना कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, यहां पे सही नहीं है, तो बी वाला सही नहीं है। जबकि पहला, भूकंपीय तरंगों के रूप में प्राथमिक तरंग सर्वाधिक तेज चलने वाली तरंग होती है, सही है। सी, एल भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक धीमी तथा सर्वाधिक विनाशकारी तरंग होती है, ये भी सही है। डी, भूकंपीय लहरों का सिस्मोग्राफ यंत्र द्वारा अध्ययन किया जाता है, ये भी सही है। केवल बी वाला गलत है। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों को उनके लंबाई के क्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, 4 है। तो इसमें सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? रॉकी। रॉकी पर्वत श्रेणी इनमें से सबसे लंबी होगी। नहीं नहीं, सबसे लंबी एंडीज एंडीज पर्वत श्रेणी है जो कि दक्षिण अमेरिका में है। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर रॉकी पर्वत श्रेणी आ जाएगी, फिर अपलेशियन आएगा और सबसे लास्ट में हिमालय पर्वत श्रेणी आएगी। तो 1 3 4 2 सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मेसेटा पठार स्पेन में है, पिडमाट पठार जो है ये ब्राजील में नहीं है, ये कहाँ पे है? अमेरिका में, इसलिए बी वाला सही नहीं है। अनातोलिया पठार तुर्की में है, पोतवार पठार पाकिस्तान में है, माटोग्रासो पठार ब्राजील में है। और कुछ पठारों को देख लेते हैं। लोएस पठार चीन में है, कोलोराडो पठार अमेरिका में है, शान का पठार म्यांमार में है, कोरात पठार थाईलैंड में है, लारेंशिया पठार कनाडा में, चियापास पठार मैक्सिको में और पेटागोनिया पठार अर्जेंटीना में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? 2 कथन यहां पर दिए गए हैं। तो देखिए, विक्टोरिया झील से होकर कर्क रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, नहीं, ये गलत है, क्योंकि विक्टोरिया झील से होकर के विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा गुजरती है। तो ये कथन आपका गलत हो गया। विक्टोरिया झील का विस्तार 4 देशों में है, ये भी गलत है, क्योंकि विक्टोरिया झील का जो विस्तार है वो 3 देशों में है, तंजानिया, युगांडा और केन्या। तंजानिया, युगांडा और केन्या। ठीक है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, मिस्र के नासिर झील से कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान रखिएगा, मिस्र का जो नासिर झील है इससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, मेरियाना गर्त जो है प्रशांत महासागर में है, सुंडा गर्त जो है हिंद महासागर में है, और मोलाय गर्त जो है अंटार्कटिक सागर में नहीं है। मोलाय गर्त जो है ये कहां पे है? आर्कटिक सागर में है। कहां पे है? आर्कटिक सागर में। तो सी वाला सही नहीं है। प्यूटरको गर्त जो है अटलांटिक महासागर में है। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा गलत है? जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा गलत है ये बताना है। देखिए, लाल मिट्टी का लालीपन निच्छालन के कारण होता है, ये कथन आपका गलत है। लाल मिट्टी में लालीपन जो है लोहे की यौगिक आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, तो इसलिए पहला जो ए ऑप्शन है वो गलत है। अगला, सागर नितल पर भूकंपीय गतिविधियों के कारण उठने वाली सुनामी ऊर्ध्वाधर लहर है, सही है। भूस्खलन, भूमि की ऊपरी परत में दरारें और ध्रुवीकरण भूकंप से होने वाली क्षति में शामिल है, सही है। लघु ज्वार भाटा के दौरान पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के समकोण पर होता है, सही है। आगे चलते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला,
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में व्यापारिक पवनों के कारण महासागरों के पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में, महासागरों के पश्चिमी भाग जो है वो पूर्वी भागों की तुलना में अधिक गर्म होते हैं। ये कथन सही है। पश्चिमी भाग पूर्वी भाग की तुलना में गर्म हो जाते हैं। दूसरा, समशीतोष्ण कटिबंध क्षेत्रों में पछुआ पवनों के कारण महासागरों के पूर्वी भाग जो है पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक गर्म हो जाते हैं। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। तो सी ऑप्शन ये कथन के रूप में याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूकंप की तीव्रता की माप है? तो ये है आपका रिएक्टर मापक्रम। रिएक्टर मापक्रम, रिएक्टर मापक्रम के द्वारा या रिएक्टर स्केल के द्वारा भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिएक्टर स्केल भूकंपीय तरंगों की ऊर्जा को मापकर भूकंप की तीव्रता का वर्णन करता है। मर्केली स्केल जो है ये भूकंप की तीव्रता का क्षेत्र विशेष में देखे गए प्रभाव के आधार पर वर्णन करता है, अर्थात यह भूकंप से हुए नुकसान या आघात के आधार पर उसकी तीव्रता का मापन करता है। मोज मापक्रम या मोज स्केल द्वारा खनिज की कठोरता, हार्डनेस का मापन किया जाता है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर यहां पर ज्वालामुखियों के नाम दिए गए, बताना इनमें से कौन से शांत ज्वालामुखी हैं। तो देखिए इसमें कौन से शांत ज्वालामुखी हैं? तो देवबंद और माउंट पोपा, देवबंद और माउंट पोपा दोनों जो है शांत ज्वालामुखी, जबकि विसुवियस एक प्रसुप्त ज्वालामुखी है और स्टोम्बोली एक, ये आपका क्या कहते हैं, जीवित ज्वालामुखी के तहत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दो सूचियां दी गई, ज्वालामुखी पर्वत और देश, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो आप देखें, मियाना फिलीपींस में है, मियाना फिलीपींस। माउंट सस्ता यूएसए में। चिम्बोरेजो चिम्बोरेजो माउंट हेगला में। इक्वाडोर इक्वाडोर कहाँ पे है? ये आपका, एक सेकेंड यहां पे देख लेते हैं। इधर ये उल्टा पुल्टा इन्होंने लिख दिया है। देखिए, मियाना जो है आपका फिलीपींस में है, माउंट सस्ता यूएसए में है, माउंट सस्ता जो है यूएसए में है। चिम्बोरेजी इक्वाडोर में है, माउंट हेगला जो है आइसलैंड में है। आगे बढ़ते हैं। महासागर की खाड़ी में तीव्र लवणता परिवर्तन के क्षेत्र के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? तो हेलोक्लाइन को। महासागरीय जल में 300 मीटर से लेकर 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। इस परत को हेलोक्लाइन की संज्ञा दी जाती है। महासागरीय जल की औसत लवणता 35 होती है, 35%। यहाँ पे प्रतिशत जो है 1000 में लिया जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ठंडी जलधाराएं कौन सी हैं? इन पांचों में से ठंडी जलधाराएं कौन सी? देखिए, इसमें केंद्रीय जलधारा, बेंगुला जलधारा, यहाँ पे वर्तनी काफी मिस्टेक है। केंद्रीय जलधारा, बेंगुला जलधारा, दक्षिणी अटलांटिक धारा और फॉकलैंड जलधारा, ये आपकी ठंडी जलधारा है। जबकि फ्लोरिडा जलधारा जो है ये गर्म जलधारा है। तो 1 2 3 4 1 2 3 5 4 नहीं। निम्नलिखित द्वीपों में से किनकी उत्पत्ति प्रवालों से हुई है? तो इसमें देखिए 4 हैं। इसमें आपका लक्षद्वीप, मालदीव और बरमुडा। लक्षद्वीप, मालदीव, बरमुडा, ये आपके प्रवालों से बने हैं। मेडागास्कर प्रवाल से बना हुआ नहीं है। देखिए, आगे चलते हैं। इसमें दो सूचियां दी गई हैं, प्रायद्वीप और भौगोलिक स्थिति, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, आपका आयरियन प्रायद्वीप निष्क्रिय की खाड़ी में है। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर, केपियाक प्रायद्वीप कारपेंटिया की खाड़ी। तो देखिए, फिर से देख लीजिए, आइबेरियन प्रायद्वीप निष्क्रिय की खाड़ी में है। निष्क्रिय नहीं, विस्के की खाड़ी होगा। ठीक है, आइबेरियन प्रायद्वीप विस्के की खाड़ी, निष्क्रिय नहीं विस्के है ये। बाल्कन प्रायद्वीप काला सागर, कोला प्रायद्वीप श्वेत सागर, केपियाक प्रायद्वीप कारपेंटिया की खाड़ी। 1 2 3 4 अर्थात बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तीन कथन दिए गए हैं। तो देखिए, पहला, भारत का विस्तार उष्ण तथा उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है, यह कथन सही है। दूसरा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की मानक रेखा के रूप में चुना गया, यह भी सही है। कर्क रेखा भारत के 9 राज्यों से गुजरती है, नहीं। कर्क रेखा जो है वो भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। तो 1 2 सही है, तीसरा गलत है, तो ए ऑप्शन। अब 8 राज्य कौन से हैं? तो देखिए, नाम याद रखिएगा 8 के: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह रेखा भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ। भारत की मानक समय देशांतर रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है?
जो भारतीय मानक समय देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट है पूर्वी देशांतर, ये 5 राज्यों से गुजरती है। 5 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ठीक है, बिहार से नहीं गुजरती, तो डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले निम्नलिखित देशों को अधिक से कम की ओर व्यवस्थित कीजिए। मतलब जिसकी सीमा सबसे अधिक लग रही है फिर उससे कम वाले की, इस तरह से अरेंज करना है। तो आप यहाँ पे देखें, इन चारों में सबसे अधिक सीमा जो है बांग्लादेश की लगती है, फिर चाइना का नंबर आएगा 2-1, फिर आपका पाकिस्तान आ जाएगा, फिर नेपाल आ जाएगा, तो 2-1-4-3 बी ऑप्शन हो जाएगा। सबसे कम सीमा लगती है अफगानिस्तान के साथ में। तो देखिए, सबसे अधिक बांग्लादेश, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान, फिर आपका अफगानिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है? कौन सा भारतीय राज्य जो है म्यांमार से सीमा नहीं बनाता है? तो देखिए, म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश बनाता है, अरुणाचल प्रदेश बनाएगा, नागालैंड बनाएगा, मिजोरम बनाएगा, मणिपुर बनाएगा। 4 राज्य बनाते हैं। ठीक है, तो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, इसमें त्रिपुरा नहीं शामिल, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 2 कथन दिए गए हैं। पहला, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र ईईजेड लगभग 200 समुद्री मील है, यह कथन सही है। दूसरा, भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक है, यह भी सही है। दो के दोनों कथन यहां पर सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? देखिए, रेडक्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के मध्य में सही है। 10 डिग्री चैनल छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है, दोनों को अलग करती है। 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकाय के बीच में है, सही है। कोको स्ट्रीट जो है तमिलनाडु श्रीलंका के मध्य में नहीं। कोको स्ट्रीट भारत और म्यांमार के मध्य सीमा का निर्धारण करती है, ना कि श्रीलंका के मध्य में। यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। और मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के मध्य में है। आगे चलते हैं। अगला है, और डूरन रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य में। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है क्या? तो देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी अवस्थित है। ठीक है, जबकि न्यू मूर द्वीप जो है, न्यू मूर द्वीप ये बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल के समीप अवस्थित है। जबकि पिरम द्वीप जो है, पिरम द्वीप ये खंभात की खाड़ी, वर्भात की खाड़ी नहीं, खंभात की खाड़ी में स्थित है, ध्यान रखिएगा, गुजरात साइड में। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, गुजरात काठियावाड़ तट, गुजरात जो है काठियावाड़ तट इससे संबंधित है। महाराष्ट्र कोंकण तट से संबंधित है। केरल कोरोमंडल नहीं है। केरल जो है, देखिए, पूर्व तटीय मैदान का दक्षिणी भाग कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान कोरोमंडल तट जो है पूर्वी तट पर है, इधर मालाबार तट है। केरल जो है मालाबार तट पर है और कर्नाटक भी मालाबार तट पर। कोरोमंडल तट पर आपका तमिलनाडु आता है, तो यहाँ पर सी वाला नहीं सही है। पूर्वी घाट का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक। पूर्वी घाट का विस्तार जो है महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक है, यहाँ पर ये ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है ये बताना है। देखिए, थाल घाट महाराष्ट्र में, पाल घाट गोवा में नहीं है, पाल घाट भोर घाट केरल में नहीं है, दीफू अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका 2 और 3 सही नहीं है। देखिए यहाँ पर, देखिए, भोर घाट महाराष्ट्र में स्थित प्रमुख दर्रा है, यह दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। जबकि पाल घाट जो है केरल में स्थित है। जो पाल घाट है ये केरल में है। ठीक है, भोर घाट मुंबई में आ जाएगा, महाराष्ट्र। आगे बढ़ते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारण से संबंधित नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए, उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक, पूर्व राजमहल पहाड़ियाँ, पश्चिम में महादेवी श्रेणी नहीं है, पश्चिम में महादेवी श्रेणी नहीं है, इसकी सीमा गिर पहाड़ियाँ हैं। इसकी सीमा क्या है? गिर पहाड़ियाँ, ना कि महादेव श्रेणी है। दक्षिण में काडम श्रेणी है। प्रायद्वीपीय पठार की जो सीमा है, उत्तर पश्चिम में इसकी सीमा क्या है? दिल्ली कटक निर्धारित करती है, पूर्व में राजमहल पहाड़ियाँ निर्धारित करती है, पश्चिम में गिर की पहाड़ियाँ, ना कि महादेव श्रेणी, और दक्षिण में काडम की श्रेणियाँ। आगे बात करते हैं। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है कहाँ पर? तो ये मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में। विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय में अवस्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू के साथ मसूरी, नैनीताल एवं रानीखेत जैसे पर्यटन स्थल भी लघु हिमालय के अंतर्गत ही आते हैं, ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्व के किस राज्य को
मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है? तो मिजोरम को, उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस या मेलेसिस बेसिन कहा जाता है, जो कि मृदुल और असंगठित चट्टानों से बना हुआ है, मिजोरम को। आगे बढ़ते हैं। सही सुमेलित है कौन सा दर्रा और स्थान में? तो देखिए यहाँ पे सुमेलन देख लेते हैं सीधे सीधे। देखिए जोजिला कहाँ पे है? जोजिला दर्रा आपका लद्दाख में है। जोजिला जो है ये आपका लद्दाख में है। शिपकिला कहाँ पे है? शिपकिला जो है आपका हिमाचल में है। लिपलेख उत्तराखंड में। नाथुला आपका सिक्किम में। इस प्रकार से मिला दीजिए। आगे चलते हैं। भारत के पर्वतों का दक्षिण से उत्तर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर सही अनुक्रम क्या है? साउथ टू नॉर्थ। तो इसमें देखिए सबसे साउथ में धौलागिरी है, फिर उससे उत्तर में कैलाश, फिर दोदा बेटा, फिर विंध्याचल। ये आपका आ जाएगा धौलागिरी, कैलाश, दोदा बेटा और विंध्याचल। दोदा बेटा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। यह तमिलनाडु के ऊटी के पास स्थित है। विंध्याचल पर्वत, इसे गुजरात में जोबट हिल और बिहार में कैमूर हिल कहा जाता है। महान हिमालय के उत्तर में से ट्रांस हिमालय के अंतर्गत कैलाश पर्वत श्रेणी आती है। तो यहां पर आपका देखिए, नहीं गड़बड़ हो गया, बी ऑप्शन वाला है। दोदा बेटा, फिर विंध्याचल, फिर धौलगिरी, फिर सबसे उत्तर में कैलाश। कैलाश हिमालय पे है ना, तो दोदा बेटा सबसे साउथ में आ जाएगा, फिर विंध्याचल आ जाएगा, फिर धौलागिरी आएगा, फिर कैलाश आएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण निष्पादित करने की क्षमता वाले पादप निम्नलिखित पहुंच में से किस एक जीव प्रकार के अंतर्गत आते हैं? तो ये स्वपोषित या ऑटोट्रॉफ के अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? चार कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है, मतलब असत्य है? प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद या बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन होता है। यह कथन आपका सही है। क्लोरोफिल में मैग्नीज पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीज पाया जाता है, यह कथन आपका गलत है, क्योंकि क्लोरोफिल का प्रमुख तत्व जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम है, ना कि मैग्नीज। क्या है? मैग्नीशियम है, इसलिए बी वाला गलत है। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य रूप से पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सही है। पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन शैवालों से उत्पादित होता है। यह भी सही है। आगे बढ़ते हैं। पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? इसमें एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। एकल तंतुगुच्छ वाला आरएनए होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो देखिए इंसुलिन, थायरॉक्सिन, जिबेरेलिन, एस्ट्रोजन। इसमें से जिबेरेलिन जो है ये एक पादप हार्मोन है। जिबेरेलिन वृद्धिवर्धक पादप हार्मोन है। इसका उपयोग बौनी पादप प्रजातियों की लंबाई में वृद्धि, पुष्प, बीजों के अंकुरण आदि में होता है। पादप हार्मोन प्राकृतिक रूप से पौधों में उत्पन्न होने वाले विशिष्ट कार्बनिक यौगिक होते हैं, जबकि इंसुलिन, थायरॉक्सिन एवं एस्ट्रोजन मानव हार्मोन्स है। इंसुलिन मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि की लैंगर हैश द्वीप कोशिकाओं द्वारा स्थापित होती है, और वहीं थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरॉक्सिन हार्मोन का स्त्रवण होता है, जिसका मुख्य कार्य बुद्धि को नियंत्रित एवं तथा शरीर का विकास करना है। एस्ट्रोजन मादा हार्मोन है, जो कि गौण लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होता है। पौधों की वृद्धि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? कौन सा माइक्रो न्यूट्रिएंट है? तो इसमें पोटेशियम है। पोटेशियम कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिनकी पादप वृद्धि एवं स्वास्थ्य हेतु अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। इन्हें सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। मैग्नीज, कॉपर, बोरान, आयरन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम तथा जिंक को सूक्ष्म पोषक तत्व कहा जाता है, जबकि पोटेशियम जो है स्थूल पोषक तत्व में आता है, माइक्रो। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बनारसी एवं कृष्णा किसकी उन्नत किस्म है? तो बनारसी एवं कृष्ण जो है आंवला की उन्नत किस्म है, ध्यान रखिएगा। चकैया, फ्रांसिस, कृष्ण, कंचन, Na6, Na7, Na10, बनारसी आदि आंवले की उन्नत किस्म है। आंवला के फल औसत गुण से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होता है, और आंवला का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य नहीं है? तो देखिए काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति है। काशी लालिमा भिंडी की प्रजाति सही है। मैक्रोनी गेहूं का वास्तविक नाम ट्रिटिकम ड्यूरम है। ये भी सही है। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व फिनोल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति कारण होता है। ये भी सही है। सूर्या सरसों की प्रमुख प्रजाति है। गलत है, ये गलत है। ठीक है। सूर्या जो है, सूर्या ये आम, पपीता, आलू आदि की प्रजाति होती है, ना कि सरसों की।
तो यहाँ पे डी वाला सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में, क्रायोसोपा माहो नियंत्रण के रूप में, बायो 902 सरसों, एजिटोबैक्टर जैव कीटनाशक, ये गलत है। एजिटोबैक्टर ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाला जैव उर्वरक है। ठीक है, यह जैव उर्वरक वायुमंडलीय नाइट्रोजन को परिवर्तित कर पौधों को उपलब्ध कराता है। तो ये नाइट्रो फिक्सेशन का कार्य करता है। तब वृद्धि हार्मोन बनाता है जिससे जड़ों का विकास होता है। यह कुछ कीटनाशक पदार्थ भी छोड़ता है जिससे जड़ों की बीमारियां जिससे जड़ों की बीमारियों की रक्षा होती है। तो डी वाला सही नहीं है। नीचे दिए गए कोड के माध्यम से जैव उर्वरकों का चयन करें। यहाँ पे कितने जैव उर्वरक दिए गए हैं? 4। तो इसमें से देखिए, आपका एजोला, नीलहरित शैवाल और आपका राइजोबियम, ये क्या है? ये आपके जैव उर्वरक के तरीके से कार्य करते हैं। ठीक है, ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ावा देते हैं। जबकि रेक्याविक जो है, ये आइसलैंड की राजधानी है और सबसे बड़ा नगर है। यह विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी के रूप में जाना जाता है। नीम के पेड़ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सही है। पहला, कुछ जाति के कीड़ों और बरुथियों के प्रचुरोदन को नियंत्रित करने के लिए नीम के तेल का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जा सकता है। सही है। नीम के बीजों का प्रयोग जैव ईंधन और अस्पताल अपमार्जकों का निर्माण करने में होता नहीं, ये गलत है। दूसरा वाला। तीसरा, नीम के तेल का अनुप्रयोग औषध उद्योग में होता, सही है। तो पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा सही है, इसलिए सी ऑप्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? रक्त कैंसर के उपचार में फास्फोरस 32 का इस्तेमाल किया जाता है। रक्त कैंसर मतलब ल्यूकेमिया। ठीक है, तो देखिए, ल्यूकेमिया के उपचार के लिए रेडियो फास्फोरस P32 का इस्तेमाल किया जाता है, फास्फोरस 32 का। जबकि कोबाल्ट 60 विशेषता ट्यूमर की उपचार हेतु इस्तेमाल होता है। आयोडीन 131 का उपयोग थायराइड कैंसर के निदान में, परिधीय संवहनी रोग के अध्ययन में एक अनुरेखक के रूप में, ट्रेसर के रूप में सोडियम 24 का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेल सही सुमेलित नहीं है? देखिए, फफूद से एथलीट फूड होता है, मतलब एथलीट फूड का कारण फफूद है। दूषित अनाज से अर्गटाप्य होता है। गंजापन कवक से। हैजा रोग विषाणु से नहीं होता है। हैजा रोग जो है, ये जीवाणु के कारण होता है, जीवाणु से, ना कि बैक्टीरिया से, सॉरी, ना कि वायरस से। हैजा रोग बैक्टीरिया से होता है, तो जीवाणु से होता है, ना कि वायरस या विषाणु से। गलत युग्म का चयन करें, कौन सा गलत है? तो देखिए, गोल कृमि या निमिटोड का उदाहरण है फाइलेरिया। प्रोटोजोआ से प्लेग होता है, नहीं। प्लेग जो है, प्लेग आपका, एक सेकेंड, यहां पर एक सेकेंड, तो यहां बी वाला सही नहीं है। एड्स जो है विषाणु की वजह से होता है। निद्रा रोग ट्रिपोनोसोमा प्रोटोजोआ से होता है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। और जो आपका प्लेग जो है, ये आपका वायरस से होता है, ना कि प्रोटोजोआ से, इसलिए ये गलत है। आगे बढ़ते हैं। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को नीचे लिखे सभी रोगों के होने की संभावना है, सिवाय किसके? देखिए, उसे हैजा हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, कालरा हो सकता है, या जॉन्डिस कह सकते हैं, परंतु फ्लोरोसिस इससे नहीं होता है। फ्लोरोसिस होने का मुख्य कारण जल में फ्लोराइड की अधिकता होती है। ठीक है, डी ऑप्शन। डीपीटी वैक्सीन का प्रयोग किन बीमारियों के लिए किया जाता है? डीपीटी का प्रयोग जो है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के उपचार के लिए किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये तीनों के तीनों क्या हैं? जीवाणु से होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया से। बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? तो बीसीजी का इस्तेमाल जो है क्षय रोग अर्थात जो टीबी या तपेदिक होता है उसके इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे और इसका जो परीक्षण होता है वो एलिसा टेस्ट कहलाता है। नहीं, एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स से जुड़ा हुआ है। ठीक है, एलिसा टेस्ट जो है वो एड्स से जुड़ा हुआ है। निम्न में से किस सेट में सारी विषाणु जनित बीमारियां हैं, वायरस से होने वाली बीमारियां हैं? तो इसमें देखिए, मम्स, रेबीज, हार्पिज। मम्स, रेबीज, हार्पिज, ये तीन के तीनों बीमारियां जो है ये वायरस या विषाणु से होते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, हार्पिज, रेबीज तो है, परंतु तपेदिक जो है आपका बैक्टीरिया से होता है। यहाँ भी देखिए, तपेदिक आपका बैक्टीरिया से होगा, टीबी। यहाँ भी तपेदिक बैक्टीरिया से होगा, इसलिए आपका बी वाला ऑप्शन सही है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।